विशस्ती तिवारी, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नोएडा यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप पर आईटी का छापा, दिल्ली नोएडा की टीम कर रही है छापेमारी। मिजोरम विधानसभा चुनाव, आम आदमी ने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। तेल अवीव पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, बोले हम इजराइल के साथ हैं खड़े। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की घोषणा, ईरान पर और भी प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने हमास की निंदा नहीं की और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए पार्टी नेता राहुल गांधी के आग्रह पर फलस्तीन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। शर्मा ने यह भी कहा है कि नवगठित भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन के घटकों के बीच कोई एकता नहीं और इसका गठन केवल भारत के लोगों को धोखा देने के लिए किया गया था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि देखिए, CWC की बैठक हुई थी, वह हमास के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में सभी ने कहा है कि इस वक्त हमास की निंदा करना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में चुनाव आ रहा है, इसलिए हमें फलस्तीन का समर्थन करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि उन्हें यह कहकर संतुलित किया जा सकता था कि हम हमास की निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही हम स्वतंत्र फलस्तीन का समर्थन करने के भारत के रुख पर कायम हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा और त्रिपुरा में एक नया राज्यपाल की नियुक्ति की है। बता दें कि राष्ट्रपति ने तेलंगाना के नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया। राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी करके इन दोनों राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि रघुवर दास ने साल 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो वही 1995 में पहली बार विधायक बनने वाले रघुवर दास झारखंड के पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। वह फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। तो वही तेलंगाना से भाजपा के नेता और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को भी त्रिपुरा के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर खुशी जताई। राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की। रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू की नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। रामनगर स्थित हनुमानगढ़ी के सहायक पुजारी राम सहारे दास की हत्या कर दी गई है। उनका शव हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के पास बने उनके कमरे में पाया गया। उनका गला रेता हुआ था। कमरे में उनके साथ 3 साधु और रहते थे, जिसमें से अभी भी 2 फरार हैं। बता दें कि हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं आईजी रेंज प्रवीण कुमार और SSP राजकरण नैयर ने घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि पास में लगा CCTV कैमरा भी कई दिनों से बंद है। मृतक हनुमानगढ़ी के साकेतवासी महंत दुर्बल दास के शिष्य थे। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह हुई। उनके कमरे का दरवाजा काफी देर तक न खुलने पर लोगों को आशंका हुई। इस मामले पर साधु का कहना है कि हनुमानगढ़ी में साधु सुबह ही उठ जाते हैं। राम सहारे दास का कमरा बंद देखकर एक साधु ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर शव देख साधु ने अन्य साधुओं को जानकारी दी। राम सहारे दास बसंतिया पट्टी से जुड़े थे। तो वहीं पर थाना प्रभारी मणिशंकर तिवारी ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि राम सहारे दास का अम्बेडकर नगर के भीटी में जमीनी विवाद चल रहा है। तो वहीं मृतक मूल रूप से संत कबीर नगर के काटा का निवासी था। आज सुबह लगभग 7:15 बजे सूचना मिली कि हनुमानगढ़ी में एक श्री राम सहारे दास जी का अमृत शरीर उनके कमरे में मिला है। सूचना मिलते ही तत्काल फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर आकर के देखा गया है। इनके साथ इनके 2 शिष्य इनके यहाँ पे कमरे में रहते थे। उन पर प्रथम दृष्टया संदिग्धता जाहिर की जा रही है। एक शिष्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूसरा शिष्य इस समय यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जिसके द्वारा CCTV कैमरा बंद करते हुए देखा जा रहा है। उस शिष्य को तलाश करने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में दिवंगत भारतीय जनता पार्टी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि इसमें कहा गया है कि वे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर
प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। इसके साथ ही बयान में उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि प्रमोद महाजन भाजपा के अग्रणी राष्ट्रीय नेता थे, जिनका 2006 में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग और अब भी भयानक होती जा रही है। हाल ही में एक खबर सामने आई है जहां पर गाजा के अल अलीली अस्पताल पर एक हमला हुआ है, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। तो वही हमास ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायल का कहना है कि यह हमला उसने नहीं किया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया है। प्रियंका ने कहा है कि अस्पतालों पर बमबारी, बच्चों की हत्या, नागरिकों के भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति में रुकावट, गाजा में जो भयावहता हो रही उसकी निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं। एक महिला, एक माँ, एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आती कि दुनिया इन अपराधों को इतनी बेदर्दी से करने की इजाजत दे रही। आपको बता दें कि गाजा के अस्पताल पर तथाकथित इजरायली हमले में 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की घटना के बाद से इस्लामिक देशों में उबाल आ गया है। तो वही बुधवार को अरब से लेकर अफ्रीका तक और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक इजरायल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में कई जगहों पर जानलेवा और खूनी झड़पें भी हुई। दिल्ली शराब घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वह सीरियल में नहीं, हमको उसको देखने और समझने में परेशानी हो रही। इस पर सीबीआई ने कहा है कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसी समय बताना चाहिए था, इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते हैं और अभी तक सिर्फ 2 बार आए। आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने हमको बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को 3 चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे 2 दस्तावेजों से मिलान करने के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा। के साथ ही सीबीआई से कहा कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक इसका समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रवीण पुरकास्त और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल प्रवीण और अमित ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को दोनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो कि शुक्रवार 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली। बता दें कि पुरकायस्थ और अमित पर चीन से जुड़े कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। बताते चले कि न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफिस विंग, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही थी। तो वही सीबीआई ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनावी कार्यक्रमों में ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा भी तेलंगाना में अपने पैर जमाने के लिए लगातार प्रयास कर रही। पार्टी के नेता लगातार सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति पर निशाना साध रहे हैं। इन सब चुनावी तैयारियों के बीच निजामाबाद से भाजपा सांसद अरविंद धनपुरी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे KT रामाराव के मरने को लेकर बयान दे दिया। इस बयान के बाद से प्रदेश में काफी विवाद खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद धनपुरी ने एक जनसभा में कहा है कि अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे KT रामाराव की मृत्यु हो जाती तो भाजपा दोनों को आर्थिक मदद देगी। इस बयान के बाद BRS ने भी पलटवार किया। बता दें कि एक चुनावी कार्यक्रम में धर्मपुरी ने कहा है कि BRS ने अपनी घोषणा पत्र में KCR बीमा योजना के तहत मृत किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का वादा किया है। इसमें कहा गया कि यदि मृतक किसान की उम्र 56 वर्ष से कम है तो परिवारों को बीमा दिया जाएगा। इस योजना पर भी धर्मपुरी ने BRS पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे राहुल ने विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया है।
यात्रा जयशंकर चौक से पन्नूर विलेज तक निकाली गई। इसके साथ ही यात्रा के समापन के बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना करवाएंगे। दुकानदारों की जेब से जीएसटी निकलती और अडानी जी की जेब में चली जाती। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उसे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी हो और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। राहुल ने आगे कहा कि जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी। ये देश के एक्सरे जैसा है और इससे यह भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। इसके आगे राहुल ने कहा कि देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी लगाती है। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए उन पर केस डालती है। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। शर्मा के इस बयान पर अब सुप्रिया सुले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि भाजपा का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित है। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा है कि मैं हैरान हूं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा में भी वही डीएनए जैसा मुझ में, वह कांग्रेस से और हम दोनों के अंदर कांग्रेसी डीएनए। आप जानते हैं कि भाजपा का व्यवहार महिलाओं के प्रति अनुचित रहता है, लेकिन मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीदें थी। मैं हैरान हूं कि उनकी महिलाओं के प्रति सोच कैसे बदली। सुप्रिया सुले ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भाजपा का उन पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है। भाजपा आईटी सेल को पहले यह समझना चाहिए कि शरद पवार ने क्या कहा है। आपको बता दें कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार इजरायल हमास युद्ध को लेकर उन्होंने कहा था कि फलस्तीन की पूरी जमीन है और इजरायल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर जगह जमीन सब फलस्तीन की थी, लेकिन अब इजरायल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।